नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है यूएसएससी क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का पहला टॉपिक है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन 1947। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट के टाइप्स क्या हैं, डिस्प्यूट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिस्प्यूट के फीचर्स क्या हैं, डिस्प्यूट किस कारण होता है, डिस्प्यूट के में स्ट्राइक्स, लॉकआउट वगैरह ये सब क्या है। इसके अंदर हम लोग यहाँ ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट क्या है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट कहता है द एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1947। ये एक्ट 1 अप्रैल 1947 को आया था और ये होल इंडिया एप्लीकेबल है। इस एक्ट के अंदर हम लोग को 40 सेक्शन और 5 शेड्यूल्स मिलेंगे, यानी कि ये एक्ट 5 शेड्यूल्स में और 5 शेड्यूल के अंदर 40 सेक्शंस हैं उसमें कंप्लीट हुआ है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसकी जो है डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या है डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या कहता है एज़ पर द लॉ। एज़ पर द लॉ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मतलब होता है एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई होना, कोई भी डिस्प्यूट और डिफरेंस आना, या फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में आना, या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में आना। यही कंडीशन, इन 3 कंडीशन में हमारा कोई भी एम्प्लॉयबिलिटी या नॉन एम्प्लॉयबिलिटी जो हमारा काम रुक रहा है, जिससे हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट कहलाता है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रमोट करना है सिक्योरिंग और प्रिजर्विंग एमिटी गुड रिलेशन, यानी कि एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में गुड रिलेशन और सिक्योरिंग करना, प्रमोट करना, सिक्योरिंग यानी प्रिजर्विंग एमिटी करना है। इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट करना है हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेके। इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट्स को रोकना है। ले ऑफ रिटेचमेंट में वर्कर्स को मदद करनी है या फिर उसको रोकने की कोशिश करनी है। कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करना है। अब हम आते हैं फीचर्स क्या हैं। कि फीचर्स में पहला फीचर है ये होल इंडिया ये एक्ट एप्लीकेबल है। आर्बिट्रेशन को ये इंकरेज करता है ओवर द डिस्प्यूट, यानी कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस को अपनाना चाहिए। मशीनरी होती हैं 3 तरीके की डिस्प्यूट को रोकने की। एक होता है कॉन्सिलेशन, एक होता है आर्बिट्रेशन, एक होता है एडजुडिकेशन। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग होना, वर्क्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट होना, ये अलग हैं जिसको हम लोग नॉन वॉलंटरी या नॉन कंपल्सरी में डालते हैं, और लीगली में हम लोग सिर्फ 3 चीज़ लेते हैं, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन। वर्क्स कमेटी जो हमारी जो है आपको आगे पता चलेगा कॉन्सिलेशन के अंदर आता है, इसको सेटिंग अप करना और इसको आगे काम कराना। The act of empower the government to make a reference of the dispute to an appropriate authority. Appropriate authority को reference करना appropriate government के थ्रू, जिससे लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल्स आती हैं। इसमें हम लोग कैसे क्या करते हैं ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग 3 डेफिनेशन सबसे ज़्यादा समझ लें। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है और वर्कमैन क्या होता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारे इन चीज़ों को मैनेज करती है, देखती है डिस्प्यूट को, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम बता चुके हैं। वेजेस आपको पता होगा, कोई भी वर्कर्स या वर्कमैन जो काम कर रहा है, जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, उसके एवरेज में कंपनीज या एम्प्लॉयर उसको जो जो सैलरी, जो मनी, जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराती हैं, वो वेजेस कहलाती हैं। अब हम आते हैं स्ट्राइक्स क्या होती हैं। स्ट्राइक क्या होता है, कोई भी वर्क ऑफ द बॉडी जो होती है, जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में कोई भी पॉइंट को लेके, किसी पॉइंट को लेके रिफ्यूज़ल होता है, उस कंडीशन पे वर्कर्स एक लीगल स्ट्राइक पे जाते हैं, इलीगल स्ट्राइक पे जाते हैं, जहाँ पे वो काम नहीं करते हैं
उसको हम लोग स्ट्राइक कहते हैं। स्ट्राइक बहुत तरह की होती हैं, बैन डाउन स्ट्राइक होती है, गो स्लो स्ट्राइक होती है, एंड 3-4 तरीके का स्ट्राइक्स होती हैं, जिसको हम लोग आगे या इस एक्ट में जब भी मैं नोट शेयर करूँगा उसमें आपको पढ़ लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट मतलब ये होता है एम्प्लॉयर अगर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे काम है, उस प्लेस को क्लोज़ कर दे या वर्क को सस्पेंस कर दे, या एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ कर दे काम को कंटिन्यू कराने के लिए एम्प्लॉय से, वो लॉकआउट कहलाता है। लॉकआउट में इट मीन्स द क्लोजर ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी प्लेस ऑफ बिजनेस में काम का होना, बंद होना, ना कि बिजनेस को बंद करना कहलाता है। प्रोविजंस क्या है कि भैया अगर हमको स्ट्राइक और लॉकआउट करनी है तो हमको नोटिस देनी पड़ेगी, 14 दिन की मिनिमम हमको नोटिस देनी है। इसमें डेट हमें मेंशन करनी, कब हमें स्ट्राइक पे जाना है, कब नहीं जाना है। और कॉन्सुलेशन अगर चल रहा है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते, उससे 7 दिन बाद ही, कॉन्सुलेशन कंप्लीट होने 7 दिन बाद ही आप स्ट्राइक और लॉकआउट कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। नोटिस जो है हमको अगर आप स्ट्राइक पे जा चुके हैं, स्ट्राइक चल रही है, तो नोटिस देना कंपलसरी नहीं है, और नोटिस एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर पर ही देना कंपलसरी है। अगर एम्प्लॉयर को नोटिस मिलती है कि स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक चल रही है, स्ट्राइक होने वाली इस डेट को, तो उसको नोटिस रिसीव होते ही 5 दिन के अंदर उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, या लीगल अथॉरिटी को बताना पड़ेगा हमारे वर्कर्स इस वे पे, इस रीज़न के कारण स्ट्राइक या लॉकआउट पे हम लोग जा रहे हैं। कोई भी वर्कमैन या एम्प्लॉयर गो ऑन स्ट्राइक और डिक्लेयर लॉकआउट नहीं कह सकता है अगर एडजुडिकेशन चल रहा है, या 7 दिन, या एडजुडिकेशन लेबर कोड में चल रहा है तो 2 महीने, अगर आर्बिट्रेशन चल रहा है तो 2 महीने, या फिर सेटलमेंट और अवार्ड चल रहा इनकॉप हो गया है। ये इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के रीज़न्स हैं पब्लिक सर्विस में कैसे हम लोग को देनी है, कि विदाउट गिविंग 14 दिन की नोटिस बिना दिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। 42 डेज़ की नोटिस देना कंपलसरी होती है, कमेंसमेंट होना चाहिए, डेट इंडिकेट होनी चाहिए, पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इंडिकेट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये चलता है। पेनल्टी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ले ऑफ क्या होता है? अगर कोई फेलियर है, रिफ्यूज़ल है, इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर है, जिसके कारण हमारा एम्प्लॉयर के पास, अगर एम्प्लॉयर जो हमें बिजनेस दे रहा है, एम्प्लॉयर है जो मालिक है, अगर वो फेल हो गया है, रिफ्यूज़ कर रहा है, या कि उसके पास कोई शॉर्टेज हो रही है, पावर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, जिसके कारण हमारा काम रुक रहा है, तो उसको हम लोग ले ऑफ कहते हैं। कुछ समय के लिए हम लोग काम बंद कर देते हैं, उसको हम लोग ले ऑफ कहते हैं। ले ऑफ कंपनसेशन इसमें दिया गया कि अगर ले ऑफ हो रहा है तो कैसे कंपनसेशन देना कंपलसरी है। एरियस में आप देख रहे हैं 50% बेसिक और डियरनेस अलाउंस देना ज़रूरी है। परमिशन अगर ऑपरेट और रिफ्यूज़ हो तो फुल वेजेस देना है। अगर एम्प्लॉय रिफ्यूज़ कर देता है एक्सेप्ट करने को, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेम एम्प्लॉय को डेट 5 मिल्स वर्कर्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी कंपनसेशन। अटेंडेंस लगाना, अगर एम्प्लॉय या वर्कर अटेंडेंस नहीं लगा रहा है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। अगर ले ऑफ अगर स्ट्राइक और गो स्लो के कारण हुई है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। रीज़न दिया गया है, प्रोसीजर क्या है ले ऑफ करने का, ये कितना वो आप देख लीजिएगा, तो कंपलसरी नहीं है। रिट्रेचमेंट आप जानते हैं, किसी भी कारण से एम्प्लॉयर हमारी सर्विस को टर्मिनेट कर देता है या पनिश कर देता है, या वॉलंटियर रिटायरमेंट देता है, सुपरएन्यूशन दे देता है, या कोई भी किसी इश्यू या रीज़न के कारण हमको टर्मिनेट कर रहा है, जॉब से हम लोग को हटा रहा है, वो रिट्रेचमेंट कहलाता है। रिटेचमेंट ऑफ वर्कमैन कहता है नो वर्क, अगर कोई भी व्यक्ति 1 साल से रिटेच्ड हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उसको 1 महीने की नोटिस दें। अगर 1 साल से कम सर्विस आपने किसी कंपनी में करी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स थे, उन्होंने XYZ कंपनी में 9 महीने काम किया है, अब उनको वहाँ से रिटेच किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर को उनको 1 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी,
उसमें रिटर्न रीज़न लिखना पड़ेगा हमको, रिटेशमेंट हम आपका क्यों कर रहे हैं। 15 डेज़ के एवरेज पे करना पड़ेगा उनको, मतलब कि एक साल भर का जो 15 डेज़ का एवरेज पे निकल के आ रहा है उनके टाइम पीरियड में, वो उसको पे करना पड़ेगा। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिस सर्व करनी पड़ेगी हमने इनको रिट्रेच किया इस रीज़न से। अगर एक साल से ज़्यादा काम किया है तो 3 महीने की नोटिस और 15 दिन का एवरेज एवरी ईयर के हिसाब से उनको देना पड़ेगा। नोटिस भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, उसमें लिखना परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, हम लोग रिटेचमेंट इस बेसिस पे कर रहे हैं। 3 months ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस को गवर्नमेंट को मेकिंग इंक्वायरी में ग्रांट और रिफ्यूज़ ऑफ परमिशन, गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर सकती है, परमिशन भी दे सकती है। अगर 3 महीने में अगर उसको कोई भी नहीं रिप्लाई मिलता है गवर्नमेंट से एम्प्लॉयर को, वो लीगली रिटेचमेंट मान लिया जाता है। क्लोजर पता है, क्लोजर मीन्स होता है परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस और एम्प्लॉयमेंट और पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी क्लोजर स्मॉलर एस्टेब्लिशमेंट का नहीं होता है, इसमें ये कहा गया। रीज़न दिया गया, कोई भी फैक्ट्रीज है, माइंस है, प्लांटेशन है, तो उसको गवर्नमेंट को कॉपी देनी पड़ती है यूनियन से लेके 90 दिन पहले एडवांस में कि वो क्लोज़र करने जा रहा है। अगर ऐसा नहीं मिलता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट पर परमिशन नहीं आती है तो परमिशन ग्रांट मान ली जाती है। मान लीजिए, सपोज़ कर लीजिए XYZ माइंस कंपनी माइंस थी, वहाँ वो उस माइंस को बंद करना था, तो उस एम्प्लॉयर को वहाँ की जो ट्रेड यूनियन होगा उसकी कॉपी लगा के उससे परमिशन लेके एक कॉपी लगा के गवर्नमेंट को भेजेगी 90 दिन पहले कि भैया 3 महीने बाद हम कंपनी को बंद करने जा रहे हैं इस रीज़न से। और अगर गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर परमिशन नहीं देती है या रिप्लाई नहीं करती है तो उसको एज्यूम कर लिया जाता है कि गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है क्लोज़र के लिए। अब हम समझते हैं मशीनरी क्या है फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे देखिए 2 तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं, एक वॉलेंटियर नॉन स्टैट्यूटरी और दूसरा स्टैट्यूटरी। वॉलेंटरी नॉन स्टैट्यूटरी है यानी कि इलीगल वे से कह सकते हो, मतलब आपस में मिलके हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। और स्टैट्यूटरीज होती है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो पहले स्टैट्यूटरी में देखिए वर्कर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट आता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग आती है, ग्रीवियंस प्रोसीजर आता है, ट्राइपेड बॉडीज़ आती है, कोड ऑफ डिसिप्लिन, स्टैंडिंग ऑर्डर आता है। इनके बारे में हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को सेटलमेंट मशीनरी पढ़नी है, जिसके अंदर 3 मेन होते हैं, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। कॉन्सिलेशन में 2 लोग मेन होते हैं, कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है, कॉन्सिलेशन ऑफ बोर्ड होता है। आर्बिट्रेशन में हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आती है और हमारा एडजुडिकेशन में लेबर कोर्ट आता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आता है और नेशनल ट्रिब्यूनल्स आते हैं। तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको ये पीपीटी कल मॉर्निंग में शेयर हो जाएगी। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको अगर कोई डाउट्स लगता है, कोई चीज़ इसमें जाननी हो, कुछ पूछना हो, तो आप हम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हम लोग को कॉल कर सकते हैं। आपको ये पीपीटी कल तक मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं।